हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो ये आज हमारी हिस्ट्री की लास्ट क्लास है। ये हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज़ थी जिसके हमने सारे ही टॉपिक्स को कवर कर लिया है। ये लास्ट 4 टॉपिक्स हैं जिनको आज हम करने वाले हैं। तो हिस्ट्री आपका कंप्लीट हो चुका है। अब मैं एक क्लास लूँगी सिंगल, जिसमें आपको मैं हिस्ट्री के PYQs करा दूँगी। ठीक है, तो जितने भी लास्ट ईयर में हिस्ट्री के PYQ आए हुए हैं वो सब आपको एक वीडियो में मिल जाएंगे, तो आपकी हिस्ट्री पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ज्योग्राफी के लिए पूरी एक 1 क्लास आएगी आपके मैराथन, जिसमें कंप्लीट ज्योग्राफी होगी। और पॉलिटी के साथ भी सेम ही है, तो पॉलिटी और ज्योग्राफी दोनों को मैं सिंगल क्लास में ही कवर करा दूंगी, सारे टॉपिक्स को, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा सारा कंप्लीट हो चुका है। लास्ट की ये डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे जो जो मैंने कराई है। अगर आप इतना भी कर लेते हैं, आपने पूरे चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं, अगर आप ये टॉपिक्स भी कवर कर लेते हैं ना, तो भी आपका CTET का एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। क्योंकि सिर्फ इसमें क्या होगा, ये आपको इसलिए ज़्यादा समझने की ज़रूरत है क्योंकि आजकल असर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं। तो उसके लिए आपको स्टेटमेंट जो पूछे जाएंगे उसमें आपको कंटेंट समझना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप वो नहीं समझेंगे तो आपको वो क्वेश्चन ही नहीं समझने वाले आने के। 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन तो बहुत कम आने लगे हैं। और लास्ट जो 20 अगस्त को आपका एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी आपने देखा था कि क्वेश्चन पेपर कितना लेंदी आया था। SST का तो खास करके बहुत लेंदी पेपर आया था, जिसमें कि आपको क्वेश्चन पढ़ने में ही आपका बहुत टाइम जा रहा था। अगर आपने उसमें पढ़ा हुआ भी नहीं है, कंटेंट भी आपका तैयार नहीं है, तो आपको बहुत मुश्किल हो गई। लेकिन अगर आप ये टॉपिक की सीरीज़ भी देख लेते हैं तो भी आपका एग्ज़ाम डेफिनेटली क्लियर होगा, ये चीज़ है। ठीक है, तो ये हम अपने 4 टॉपिक्स हैं जो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें जो सबसे पहले आता है वो आपका आता है वुमेन एंड रिफॉर्म। ठीक है, उस टाइम पर औरतों की क्या स्थिति थी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 200 साल पहले, तो क्या आप कभी इमेजिन कर सकते हैं कि लड़कियों की ज़िंदगी कैसी रही होगी। आज आप मल्टीनेशनल कंपनी में वर्क करती हैं, मतलब लड़कों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती हैं, हर तरीके से उनकी बराबरी में आजकल लड़कियां हैं, कहीं से कहीं तक भी कम नहीं है। लेकिन अगर हम इमेजिन करते हैं कि 200 साल पहले, अगर मैं बात करूं 200 साल पहले, अगर 100 साल पहले की भी बात कर लो ना, तो भी आज के डेट में और उसके डेट में बहुत ज़्यादा आपको अंतर मिलेगा। उस टाइम पे क्या होता था कि जो ज़्यादातर लड़कियां हैं उनकी शादी बहुत ज़्यादा कम उम्र में हो जाती थी। और चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, हर कोई एक से ज़्यादा पत्नियां रख सकता था। आज की डेट में तो एक ही पत्नी होती है, तलाक लोगे, इतना झंझट करोगे कोर्ट कचहरी का, तब दूसरी शादी कर पाओगे। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, एक से ज़्यादा पत्नियां रख सकते थे, चाहे वो हिंदू है चाहे वो मुसलमान है। ठीक है, उस टाइम पे सती प्रथा का बहुत कंसेप्ट था कि अगर किसी की लड़की के पति की मृत्यु हो गई है तो उसको भी उसी के साथ मतलब जिंदा जला देते थे एक तरीके से। तो ये सती प्रथा का भी था। अब अगर हम एजुकेशन की बात करें तो महिलाओं के लिए कोई खास एजुकेशन नहीं थी। उनको लगता था कि अगर महिलाओं को पढ़ा दिया जाएगा तो वो जल्दी वो विधवा हो जाएंगी, ये वहाँ का लोगों का मानना था। इतने सारे लोगों को तो स्त्री पुरुष में फ़र्क बहुत ज़्यादा हुआ था, मतलब बहुत ज़्यादा बटे हुए थे कि ये स्त्री हैं तो ये सारी चीज़ें नहीं कर सकती हैं, पुरुष हैं तो ये सब कुछ कर सकते हैं। अब जातियों में भी ये तो वुमेन का हो गया। और अगर हम जाति की भी बात करें तो जाति में भी ब्राह्मण जाति के लोग हो गए, क्षत्रिय जाति के लोग हो गए, ये लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा ऊंचा समझते थे। ठीक है, तो बाकी चीज़ों को बहुत नीचे समझते थे। अब 19वीं और 20वीं सदी के दौरान इनमें से बहुत सारे जो कायदे कानून हो गए या जो नज़रिए हो गए, वो 20वीं सदी तक आते आते उसमें काफ़ी सारे चेंजेस हुए। अगर हम परिवर्तन की बात करें तो अगर हम परिवर्तन की बात करते हैं तो 19वीं सदी की स्टार्टिंग में ही जो जितने भी सामाजिक रीति रिवाज थे, मूल्य मान्यताएं से संबंधित जितनी भी बहस होती थी, चर्चाएं होती थी, उन सब में दिख रहा था कि हाँ चेंजेस हो रहे हैं। ये क्यों हो रहे थे चेंजेस? क्योंकि जो संचार के साधन थे वो ज़्यादा डेवलप हो गए थे। संचार के साधन, लोगों के पास तक किताबें, अखबार, पत्रिकाएं, पर्चे, ये पुस्तकें, ये सब छप रही थी। बहुत सस्ती कीमत पर ये चीज़ें थी, तो लोगों की पहुंच में भी थी, लोग इनको पढ़ पा रहे थे, देख पा रहे थे। लोग अपनी अपनी भाषाओं में इनको लिखते थे। ठीक है, जैसे कि कोई गुजराती लैंग्वेज में है, कोई तमिल में है, तो हर कोई अपनी अपनी लैंग्वेज में लिखता था और उसे वहाँ तक लोगों तक पहुँचा दिया जा सकता था, जो उसे ईजिली पढ़ सके, अपने विचार भी आप व्यक्त कर सकते थे।
और अगर शहरों की बात करें तो आपके सामाजिक मुद्दे हो गए या राजनीतिक हो गए, आर्थिक, धार्मिक, इन सब पर पुरुषों और महिलाओं के बीच में भी काफ़ी चर्चा होती रहती थी, और जो ये चर्चा होती थी ये आम जनता तक भी पहुंचती थी। ठीक है, और ये चर्चा किन मुद्दों पर होती थी? मेनली कि भारतीय सुधारक और जितने भी ये सुधार संगठन है जो बने हुए थे, इनके बीच में ये चर्चा होती थी। इनमें जो सबसे मेन सुधारक आते हैं वो आते हैं राजा राम मोहन रॉय। ये ऐसे ही एक सुधारक थे। इन्होंने कलकत्ता में ब्राह्मो समाज की स्थापना करी थी। किसकी स्थापना करी थी? कलकत्ता में इन्होंने ब्राह्मो समाज की इन्होंने स्थापना करी थी। इसे सुधार संगठन इन्होंने ये बनाया था। इसमें क्या था कि ये चाहते थे कि जितने भी लोग हैं वो सुधरे, मतलब समाज में परिवर्तन हो, और परिवर्तन के साथ साथ लोगों के अंदर भी उनके व्यवहार में ये चीज़ों में परिवर्तन आए। जितने भी अन्यायपूर्ण तरीके हैं, जैसे कि सती प्रथा हो गया, विधवाओं के साथ इतने सारे अत्याचार होने लगे, इन सबको छोड़कर वो एक नए तरीके से जीवन के ढंग को अपनाए। ठीक है, और ये किस चीज़ में थे? ये महिलाओं के पक्ष में थे। किस में थे ये? महिलाओं के ये पक्ष में भी आते थे, महिलाओं के पक्ष में थे ये। ठीक है, और इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ये फोर्स किया कि महिलाओं को की जो ज़िंदगी है वो सिर्फ एक किचन तक ही सीमित नहीं है, उन्हें उससे बाहर निकलना चाहिए, बाहर की दुनिया में देखना चाहिए, बाहर पढ़ने के लिए उन्हें भेजा जाए। तो ये सब इस चीज़ के फेवर में थे। ठीक है, अब इन्होंने एक और चीज़ करी थी, इन्होंने विधवाओं की ज़िंदगी में चेंजेस लाने की कोशिश करी। इन्होंने उसकी ज़िंदगी में क्या क्या चेंजेस लाने की, इन्होंने ये इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी थे कि जो अगर कोई लड़की विधवा हो गई है तो उसको बहुत ही ज़्यादा कष्टों का सामना करना पड़ता था। इन्होंने सती प्रथा के खिलाफ भी आवाज़ उठाई थी। और ये क्या थे? ये राजा राम मोहन राय की अगर हम बात करते हैं तो ये संस्कृत, फारसी और अन्य भारतीय और यूरोपीय भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे, मतलब इनको इन सारी चीज़ों की बहुत अच्छे से नॉलेज थी। और इन्होंने क्या करा? अपने अपने लेखन लिखे, मतलब कोई भी आर्टिकल्स इस तरीके से लिखे, उन आर्टिकल्स को लोगों तक पहुंचाया और फिर लोगों को चेंज करने के लिए इन्होंने बहुत ही ज़्यादा प्रयास करे। ठीक है, और इनके जो विचारों थे इनके विचारों से अंग्रेज भी सहमत थे। ठीक है, इसी वजह से 1829 में सती प्रथा पर रोक लगी। सती प्रथा पर रोक लगी। ठीक है, 1829 में इतना सारी कुछ होने के बाद में सती प्रथा पर एट द एंड रोक लग गई। अब जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, इन्होंने भी विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया। इन्होंने कहा कि जितने भी हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं उनमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसकी वजह से विधवाओं को इतना ज़्यादा कष्ट सहना पड़ता था, ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, तो इस क्या हुआ, 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में भी एक कानून पारित किया गया जिसमें कि विधवाओं का दूसरा विवाह किया जाना चाहिए। ठीक है, अगर हम संस्थापक की बात करते हैं तो जो आर्य समाज के संस्थापक हैं, आर्य समाज के संस्थापक कौन है? आर्य समाज के संस्थापक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट आपका पॉइंट आ जाता है, डायरेक्ट भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन है, तो ये आपको पता होना चाहिए। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक हैं। अब बात आती है कि जैसे जैसे चेंजेस होने लगे वैसे वैसे लड़कियों ने स्कूल जाना शुरू कर दिया। एक उनकी शिक्षित होना उनको शुरू कर दिया, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब जैसे कि कलकत्ता में विद्यासागर और जितने भी अन्य सुधारक थे उन्होंने स्कूल खोले लड़कियों के लिए, जिसमें लड़कियों ने आकर खुद से पढ़ना शुरू कर दिया। अब कुछ लोग तो जितने भी थे कि भाई बाहर नहीं भेजेंगे, लेकिन उन्होंने क्या करा, घर में ही किसी को पढ़ाने के लिए बुला लिया और अपनी औरतों को पढ़ाने के लिए उन्होंने एक तरीके से एग्री कर लिया कि हाँ भाई इनको पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। अब अगर हम 1880 के दशक की बात करते हैं तो 1880 तक आते आते भारतीय महिलाएं विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने लगी थी। मतलब जो उनकी एजुकेशन थी वो इतना लेने लगी, आगे बढ़ने लगी कि 1880 तक आते आते वो
विश्वविद्यालय में प्रवेश उन्होंने ले लिया था। अब इसी तरीके की एक वो थी ताराबाई शिंदे, जिन्होंने एक बुक लिखी थी स्त्री पुरुष तुलना। उनकी बुक का नाम है, एक सेकेंड, स्त्री पुरुष तुलना। ये किसने लिखी थी? ताराबाई शिंदे ने। ताराबाई शिंदे ने ये बुक लिखी थी और इसमें इन्होंने बताया था कि जो स्त्री और पुरुष के बीच में तुलना करी जाती थी, क्या क्या चीज़ें थी जिनको स्त्रियों को सहना पड़ता था और पुरुषों के लिए। तुलना का मतलब आप समझ ही गए हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस थे स्त्री और पुरुष के उस टाइम पर, वो सारा कुछ इन्होंने अपनी इस बुक में डिफाइन करा है। ठीक है, अब महिला सुधारकों की बात करें तो उन्होंने भी समाज सुधार करने के लिए आगे बढ़ चढ़कर प्रयास करे और उनमें हिस्सा लेने लगी। इन्होंने और भी ज़्यादा बुक्स लिखी जो लोगों तक पहुंचाई गई और इन्होंने बहुत सारे जितने भी आंदोलन थे उनमें भी हिस्सा लिया। ठीक है, ये आ गई महिलाओं की स्थिति की बात। अब अगर हम बात करते हैं जाति और समाज सुधार की, ठीक है, अब बहुत सारे समाज सुधारक ऐसे थे जो जाति के नाम पर भेदभाव जो होता था उसके विरोध में थे। जाति के नाम पर जो भेदभाव होता था उसके विरोध में थे कि भाई जाति के नाम पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, हर किसी को हर तरीके से जीने का पूरा हक है। अब ये भेदभाव के नाम पर क्या होता था कि स्कूल में जितने भी बच्चे होते हैं, जो नीची जाति के बच्चे होते थे, उनको क्लास में बैठने ही नहीं दिया जाता था। उनको क्लास के बाहर बरामदे में बैठाया जाता था यहाँ से पढ़ने के लिए कि अगर आप अंदर आएंगे तो ये जो क्लास है ये दूषित हो जाएगी। तो इसमें कौन कौन से इतने भी गरीब बच्चे होते थे वो भी होते थे, और जो दलित हो गए या जो और नीची जाति के होते थे वो भी हो गए। अब क्या कहते थे, बहुत सारे जितने भी गरीब लोग थे वो शहरों में निकल गए। शहरों में क्यों निकल गए? शहरों में वो निकल गए काम की तलाश में, क्योंकि उस टाइम तक आते आते जो मजदूरी वाला काम था वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। तो उनको काम मिलता था, काम के लिए ही वो अलग अलग, जैसे कुछ लोगों को नगर पालिका में नौकरी निकल रही थी तो वहाँ मिल गई, कुछ मजदूरी की मांग थी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी तो वहाँ पर सेना में भी लोगों की भर्ती की ज़रूरत थी तो वहाँ पर भी लोगों ने जाना शुरू कर दिया। तो निचली के जाति के जो भी स्कूल थे उनमें उनको पढ़ने भी नहीं दिया जाता था। ठीक है, निचली जाति के लोगों को पढ़ने भी नहीं दिया जाता था स्कूल में। अब इसके लिए भी समानता और न्याय की मांग करी गई। समानता और न्याय की मांग, ठीक है, समानता और न्याय की मांग भी करी गई। इसमें क्या हुआ, जितने भी गैर ब्राह्मण जाति के लोग हैं उन्होंने भी आवाज़ उठाने लगे, क्योंकि ब्राह्मण जाति तो आपको पता ही है कि सबसे ज़्यादा उच्च जाति ब्राह्मण जाति मानी जाती है। जो लोग ब्राह्मण जाति में नहीं आते थे उन्होंने भी सामाजिक समानता के लिए और न्याय के लिए मांग करने के लिए इन्होंने अलग अलग आंदोलन शुरू कर दिए। अब इन्हीं में एक आंदोलन था आपका सतनामी आंदोलन। सतनामी आंदोलन, ठीक है, इन्हीं में एक नाम था सतनामी आंदोलन, जो कि किसने किया था? घासीदास ने। और ये इनका आंदोलन था कि जितने भी चमड़े का काम करने वाले लोग हैं, चमड़े का काम करने वाले जितने भी लोग हैं उनको संगठित किया जाए और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए इन्होंने ये सतनामी आंदोलन किया था घासीदास ने। अब निम्न जाति के अगर नेताओं की बात करते हैं तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट नाम आता है उस टाइम का वो आता है ज्योतिराव फुले। ज्योतिराव फुले का नाम सबसे ज़्यादा टॉप पर आता है क्योंकि इन्होंने कहा था कि जो धरती है वो यहाँ के लोगों की है, यहाँ के देश के जो लोग हैं उनकी है। अब आर्य के शासन होने से पहले ये जो चीज़ थी ये स्वर्ण युग था उस टाइम पे। तो इन्होंने जो इतने भी शूद्र थे, जो इतने भी नीची जाति के लोग थे, उन सबको संगठित होने के लिए प्रेरित किया कि आप सब लोग संगठित होइए, साथ में आइए और फिर इस चीज़ के लिए लड़िए। अब इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, इनकी जो बुक का नाम था वो था गुलामगिरी। गुलामगिरी, ठीक है, गुलामगिरी इनकी बुक का नाम था, जो कि 1873 में आई थी। ठीक है, अब इसी में एक और नाम आता है अंबेडकर का। वो भी क्या थे? वो भी एक महार जाति में पैदा हुए थे और उन्होंने भी भेदभाव के लिए बहुत सारी चीज़ों का सामना किया था और बहुत पास से उन्होंने ये सब चीज़ें देखा था, क्योंकि मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता था कि आप नीची जाति के लोग हैं तो आपको मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके लिए इन्होंने 1927 से लेके 1935 तक 3 आंदोलन किए थे, जो कि इसमें जितने भी महार जाति के लोग थे उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था।
ठीक है, ये आपका हो गया जातिवाद कि ब्राह्मण जाति के लोगों को सबसे ज़्यादा उच्च माना जाता था और शूद्र को सबसे ज़्यादा नीच जाति का माना जाता था। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने मिलके आंदोलन करने शुरू करे। कुछ लोग थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इसमें आ जाते हैं, ज्योतिराव फूले हो गए आपके, और ताराबाई शिंदे हो गई जिन्होंने इसके लिए लिखा था। आर्य समाज के संस्थापक आपने देख लिया। सती प्रथा पर रोक लगी थी, विधवा विवाह के लिए कानून पारित किया गया था। ठीक है, तो ये आपका ये वुमेन एंड रिफॉर्म हो गया एंड चेंजिंग द कास्ट सिस्टम हो गया। अब हम बात करते हैं द नेशनलिस्ट मूवमेंट की एंड इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। अगर हम इसकी बात करते हैं तो अब राष्ट्रवाद का उदय होने लगा था। राष्ट्रवाद का उदय, ठीक है, राष्ट्रवाद का उदय होना है। एक टाइम के बाद लोगों को यह सोचना ही पड़ गया कि ये देश क्या है, यह देश किसके लिए है, हम अगर इस देश में रह रहे हैं तो हमारी क्या वैल्यू है, ये हमारा है या कि कोई और हमारे ऊपर गुलामी कर रहा है। तो इन चीज़ों में क्या हुआ, जो राजनीतिक संगठन थे उनमें भी साफ दिखाई देने लगे थे। लोगों ने अलग अलग संगठन बना लिए थे राजनीतिक, वो सब भी दिखाई देने लगे थे। वो सबको ये सोचने लगा था कि भाई ये देश तो हमारा है और हमें ये चाहिए ही चाहिए। अब तो वो वाली चीज़ आने लगी थी। इससे जो 1870 और 1880 के बीच का जो टाइम था वो मतलब ब्रिटिश शासन के लिए बहुत ही ज़्यादा असंतोष और गहरा हुआ। क्यों हुआ, इन्होंने 1878 में एक एक्ट पारित किया जिसका नाम था आर्म्स एक्ट। ठीक है, ये एक्ट इन्होंने पारित किया। अब इसमें क्या था, इसमें एक्ट में ये था कि जितने भी भारतीय हैं वो अपने पास किसी भी तरीके का हथियार नहीं रख सकते। किसी भी तरीके का हथियार रखने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। वो अधिकार उनसे छीन लिया गया किसमें, इस आर्म्स एक्ट के थ्रू। अब सेम ईयर में, उसी ईयर में इन्होंने एक और एक्ट पारित किया जिसका नाम था वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। ये दो एक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है, तो ये आप ध्यान से समझना। ये आर्म्स एक्ट क्या था, इस एक्ट में ये था कि कोई भी भारतीय अपने पास हथियार नहीं रख सकता। ठीक है, और ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था, इसमें ये था कि अगर किसी ने अखबार में या किसी पत्रिका में या किसी पर्चे में किसी भी तरीके की आपत्तिजनक अगर कोई भी चीज़ छाप दी तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस और उसके साथ उसकी जितनी भी संपत्ति थी सबको जब्त कर लेगी। ठीक है, ये दो एक्ट थे। आर्म्स एक्ट कि आप कोई भी हथियार अपने पास नहीं रख सकते, और दूसरा एक्ट कि अगर आपने कुछ भी ऐसा छाप दिया लोगों को भड़काने के लिए तो आपकी प्रेस तो जब्त होगी, उसके साथ साथ आपकी जितनी भी संपत्ति है वो सब भी जब्त हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद इन चीज़ों के बाद लोगों को लगने लगा कि भाई ये तो अंग्रेज़ों का जो एक तरीके से असली रूप था वो सबके सामने पता चल गया। ठीक है, उसी के बाद ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। ठीक है, अब कांग्रेस क्या चाहती थी कि जितनी भी नौकरियां ये अंग्रेज लोग निकाल रहे हैं, उनके जितने भी उच्च पद हैं उन पर भारतीयों को आयोजित किया जाए। मतलब चाहे एक वो परीक्षा का आयोजन करे, उसके बाद जितने भी उच्च पद हैं उन पर भी भारतीय होनी चाहिए। ठीक है, ये चाहती थी कि जो सरकार को भारतीयों की भावना जो क्या है उससे अवगत कराया जाना चाहिए, आर्म्स एक्ट को हटाया जाना चाहिए, और जो इतना भी लगान आपने इतना लगाया हुआ है उसको कम करना चाहिए। अब जैसे कि बाल गंगाधर तिलक आए, बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है, ऐसे ही 1905 में क्या हुआ, बंगाल का विभाजन हो गया। अब इन्होंने जो बंगाल का विभाजन करा था वो अपने प्रॉफिट के लिए किया था। ठीक है, लेकिन इससे क्या हुआ, लोगों को तो ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। उससे क्या हुआ, देश के बाद गुस्से भर गया पूरे देश में और जुलूस निकाले गए, जगह जगह आंदोलन करे गए। ठीक है,
अब उसी के साथ एक और चीज़ हुई, मुसलमानों ने अपना एक अलग हिसाब करना शुरू कर दिया, जिससे कि 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। ठीक है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। अब इनका मानना ये था कि जितना भी ये आपका परिषद है, इसमें से कुछ सीट मुसलमानों के लिए आरक्षित होनी चाहिए, और इन पे जो मुसलमान बैठेगा वो सारे मुसलमान ही वोटिंग करेंगे, उसके बाद उसका चुनाव होगा और वो यहाँ पर आएगा, इसमें और कोई इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है, वोटिंग से ही वो सेलेक्ट किया जाएगा। अब धीरे जो संघर्ष चल रहे थे वो धीरे धीरे आंदोलन में चेंज हो गए, हर किसी ने उनसे जुड़ना शुरू कर दिया। अब जब पहला विश्व युद्ध हुआ तो उसके बाद जो भारत की आर्थिक स्थिति थी, राजनीतिक स्थिति, वो बहुत ज़्यादा बदल गई। चीज़ें जो थी वो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई, लोगों की पहुंच से बिल्कुल ही दूर हो गई, और जो लोगों की जो एक तरीके से आम जिंदगी थी वो उसमें भी गुजारा होना मुश्किल हो गया। उसके बाद जो एंट्री होती है वो आते हैं आपके गांधी जी। इस टाइम पर एंट्री होती है गांधी जी की। 1915 में गांधी जी दक्षिण भारत से लौटे थे। वहाँ पर भी ये एक किसी आंदोलन में ही थे, जिसका इन्होंने काफ़ी अच्छा इनका सहयोग रहा था उस आंदोलन में। और इनकी एक कहते हैं ना कि एक किसी भी इंसान की एक अपनी ओहदा होता है, एक प्रतिष्ठा होती है जिससे वो जानते हैं, तो वो महात्मा गांधी जी की थी। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक पूरा साल लिया, एक साल पूरा इन्होंने भारत का दौरा करा। भारत का दौरा करने के बाद इन्होंने भारत की स्थिति को समझा कि क्या स्थिति थी। उसके बाद इन्होंने चंपारण और आपका हो गया खेड़ा और आपका हो गया अहमदाबाद 3 जगह इन्होंने स्थानीय आंदोलन इनके सामने आए। ठीक है, उसके बाद 1919 में गांधी जी ने रॉयल एक्ट, इसके खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। ठीक है, अब यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे कि जो जितने भी मूलभूत अधिकार हो गए उन पर अंकुश लगाया जा रहा था। पुलिस को ज़्यादा अधिकार ना देने के लिए ये था। तो इन्होंने क्या किया कि भाई पुलिस को ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार दिए जाए और जितने भी लोग हैं उनके मूलभूत अधिकारों पर अंकुश नहीं लगाया जाए, उसके लिए ये इन्होंने आंदोलन किया। अब जितनी भी सरकार थी, अंग्रेज सरकार ने सोचा कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो रही है, जैसे उन्होंने पीछे 1857 के टाइम पर किया था, तो इन्होंने क्या करा, वही दमनकारी अपनी इन्होंने नीति लगानी शुरू कर दी। और जो जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था ना, वो इसी दमनकारी नीति का परिणाम था। ठीक है, जनरल डायर ने जो किया था, निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा दी थी, तो यही उसी का परिणाम था, जलियांवाला बाग। अब अगर हम 1921 और 1922 की बात करें तो उस टाइम पे जो असहयोग आंदोलन था उसको गति मिल गई थी, क्योंकि आप एक तरीके से आप देखते हुए आ रहे हैं कि लोगों के अंदर गुस्सा था, लोग आंदोलन कर रहे थे, लोग जुलूस निकाल रहे थे, तो वो धीरे धीरे चीज़ें क्या हो रही थी, वो बढ़ती जा रही थी। जैसे कि उस टाइम पे विदेशी कपड़ों का जितना भी आयात था वो बहुत ज़्यादा कम हो गया था। जितने भी लोग वकालत कर रहे थे, लोगों ने वकालत छोड़ दी थी अपनी, जितने भी विद्यार्थी स्कूल कॉलेजेस में पढ़ रहे थे उन्होंने वो छोड़ दिया था, और अंग्रेज़ों की तरफ से जितने भी बड़े बड़े लोगों को पदवी दी गई थी वो सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया था, और हर किसी ने एक तरीके से बढ़ चढ़कर आंदोलनों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। और इस टाइम पर जो लोग थे वो गांधी जी को एक मसीहा के रूप में देखने लगे। होता है ना कि एक मसीहा, भाई ये आ गया है, अब तो ये करा देगा काम, अब तो ये हमें आज़ादी दिलवा देगा, मतलब ये हमारी ज़मीन भी दिलवा देगा, मतलब ये सारी चीज़ें लोग वो गांधी जी को इस तरीके से देखने लगे। ठीक है, गांधी जी क्या थे हमारे, वो हिंसा के विरोधी थे। उनका मानना था कि ये जो सारा मामला है ये सब शांति से निमट जाए, लेकिन वो है कि हर जगह आपको 2 टाइप के लोग मिलते हैं। कुछ चाहते हैं कि भाई शांति में काम हो जाए, कुछ चाहते हैं कि भाई ऐसे काम नहीं होगा जब तक मैं इसकी अच्छी तरीके से ठुकाई ना हो जाए तब तक ये काम नहीं होगा। ठीक है, एक हो गया शांति से काम करना, एक हो गया शोर मचा के काम करना। ठीक है, कि भाई जब तक जैसे कि सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए आपको डंका बजाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाली चीज़ थी, हर कोई ने अपना मसीहा समझने लगा था। अब ये क्या हुआ, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ 1930 में आपका ये आया था,
सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, ये आपका 1930 में आया था। इससे काफ़ी हेल्प रही, मतलब ये आंदोलन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा। और इस दशक के एंड तक क्या हुआ, पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव भी पारित किया गया, जिसे कि जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 26 जनवरी 1930 को, ठीक है, 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में एक तरीके से स्वतंत्रता दिवस इन्होंने मना लिया। अब जैसे कि हम भगत सिंह की बात करें, भगत सिंह ने कहा था कि बहरे कानूनों को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत होती है। इन्होंने कहा था इनकलाब जिंदाबाद। ठीक है, इनका जैसे कि गांधी जी बिल्कुल भी हिंसा नहीं कर चाहते थे, वो अहिंसा, इन्होंने कहा भी था कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है। तो इसी तरीके से, लेकिन बाकी जो थे ये आपका भगत सिंह हो गए और चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, और ये जो सारे लोग थे ये क्रांति चाहते थे, ये चाहते थे कि क्रांति हो और उसके बाद ये चीज़ें होनी चाहिए। अब 1930 में ही गांधी जी ने क्या कहा, नमक के ऊपर आंदोलन चलाया। ठीक है, डांडी मार्च करी, क्योंकि इन्होंने क्या करा था, अंग्रेजों ने नमक के ऊपर भी टैक्स लगा दिया था। तो गांधी जी ने क्या कहा कि भाई ये एक हमारी एक ऐसी रोजी रोटी है, इसके ऊपर टैक्स नहीं होना चाहिए, इसका पूर्ण रूप से हर किसी का अधिकार है। तो इन्होंने इसके लिए, नमक के लिए डांडी मार्च किया, जिसमें ये बहुत लंबे रास्ते तक पैदल चल कर गए। ठीक है, इसके विरोध में इन्होंने, अंग्रेजों ने क्या किया, जितने भी हजारों लोग थे उनको जेल में डाल दिया। वही जो ये एज यूजुअल करते थे, अपनी दमनकारी नीति अपनाते थे, और इसी तरीके से ये इन्होंने किया। अब 1935 की अगर हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान दिया गया। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया कि प्रांत में, अलग अलग प्रांत में चुनाव कराए जाएं, उसके बाद सरकार बनाई जाएगी। तो जितने भी चुनाव हुए उनमें से 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार आ गई। ठीक है, ये रिजल्ट काफी अच्छा रहा। अब अगर हम बात करते हैं, इसके बाद ही तुरंत आपका आ जाता है दूसरा विश्व युद्ध। दूसरा विश्व युद्ध, अगर हम दूसरे विश्व युद्ध की बात करते हैं, जो कि इसके बाद क्या हुआ था, अंग्रेजों के खिलाफ एक जो आंदोलन था वो एक नए चरण में शुरू हो गया था। ठीक है, अंग्रेजी जितने भी थे वो उन्होंने दमन का रास्ता अपनाया, लोगों को गिरफ्तार कर लिया, बहुत सारे लोग गोली से मारे गए, उनका एज यूजुअल जो चलता था। अब इन्होंने क्या किया, ये तो इनका हो गया। 1940 में जितने भी ये मुस्लिम लीग के लोग थे, इन्होंने अपने लिए एक स्वतंत्र राष्ट्र की मांग कर दी, स्वतंत्र राष्ट्र की मांग कर दी। ये कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहते थे, लेकिन जो कांग्रेस थी वो ऐसा नहीं चाहती थी। ठीक है, तो कांग्रेस ने ये सब स्वीकार नहीं करा। अब 1940 में दोबारा प्रांतीय चुनाव हुए थे, जिनमें जितने कि मुसलमान थे, इनका बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। इन्होंने बहुत अच्छा, एक तरीके से कहता है कि एक बहुमत मिल जाता है, तो वो इनको रहा। अब इन्होंने क्या करा, उसके बाद इन्होंने पाकिस्तान की मांग कर दी, इन्होंने पाकिस्तान की मांग कर दी, और अपनी मांग मनवाने के लिए इन्होंने जन आंदोलन कर दिए। मांग कर दी, मांग मनवाने के लिए इन्होंने आंदोलन शुरू कर दिए। अब अगर हम बात करें तो 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का इन्होंने आह्वान शुरू कर दिया। ठीक है, उसमें बहुत सारे लोग मारे गए, अत्याचारों का सामना करना पड़ा लोगों को, मतलब अपने घर बार छोड़कर एक नई जगह पर जाकर बसना पड़ा, अपने मूल स्थानों से वो बिछड़ गए, रातों रात अजनबियों की तरह उनकी ज़िंदगी बदल गई। ठीक है, अब ये क्या हुआ, विभाजन का जो नतीजा था वो ये हुआ कि भारत की जितनी भी शक्ल सूरत थी वो सारा कुछ ही बदल गई, और एक नए पाकिस्तान का जन्म हो गया। ठीक है, अब ब्रिटिश शासन ने क्या किया, ब्रिटिश शासन ने स्वतंत्रता तो दी, लेकिन उसका रिजल्ट क्या रहा, उसका रिजल्ट ये विभाजन हो गया, लोगों के बीच में दंगे होने लगे, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होने लगे, लोग पाकिस्तान की तरफ जाने लगे, पाकिस्तान से लोग भारत में आने लगे। ठीक है, तो इसकी एक तरीके से बहुत पीड़ा और हिंसा के साथ इसका जो था ये रिजल्ट सामने आया। अब ये आपका यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपका ये वाला पोर्शन आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब आपका एक लास्ट टॉपिक है जो बचता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप यहाँ तक आपने देख लिया कि जो आपको स्वतंत्रता थी वो कैसे मिली। अब स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ वो मैं अब आपको चैप्टर के थ्रू पढ़ाऊँगी। ठीक है, अब अगर देखते हैं हम जैसे कि आपका यहाँ पर आ जाता है
ये आ जाता है आपका चैप्टर स्वतंत्रता के बाद। ठीक है, अब स्वतंत्रता के बाद क्या क्या हुआ वो हम इस चैप्टर में समझेंगे। ठीक है, मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में बहुत अच्छे से ये चीज़ समझा दूंगी। ठीक है, एक नया राष्ट्र बना और एक खंडित राष्ट्र बना। ठीक है, खंडित मतलब भारत से उसका विभाजन हो गया। 1947 में भारत आज़ाद तो हुआ, लेकिन उसके सामने बहुत सारी चुनौतियां हो गई। जैसे कि अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान से 80 लाख शरणार्थी थे जो भारत आ गए। उनके रहने का इंतज़ाम करना, उन्हें रोज़गार देना, और अलग अलग, अब इतना बड़ा देश था। ठीक है, इतने बड़े देश में अलग अलग रियासतें चल रही थी, उन सबको एक करना, एक करने के बाद एक राष्ट्र में शामिल होने के लिए तैयार करना, ये बहुत ही ज़्यादा एक टेढ़ा काम था। ठीक है, अब बहुत लंबे दौर के बाद राजनीतिक व्यवस्था भी विकसित करनी थी और लोगों की एक आशाएं भी जुड़ी हुई थी। आप ये उस टाइम की इमेज देख सकते हैं कि उस टाइम पे क्या हाल हो रहा था। ठीक है, अब 1947 में भारत की आबादी काफ़ी बड़ी थी। क्या थी? 34.5 करोड़ थी उस टाइम पे, जो कि, लेकिन ये आबादी भी क्या थी, आपस में बटी हुई थी। ऊंची जाति हो गई, नीची जाति हो गई, हिंदू समाज हो गए, अन्य धर्म को मानने वाले भारतीय भी हो गए, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग पहनावा है, काम धंधे अलग अलग है, रहने का तरीका अलग है, विविधता है, वो सारी चीज़ें थी। उन सबको भी संगठित करना था और एक राष्ट्र बनाना था। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या थी जिसका सामना हो रहा था। ठीक है, एक भारत की एक जो विशाल जनसंख्या थी, मतलब भारत का जो एक बहुत बड़ा हिस्सा था वो गांव में रहती थी, और आजीविका के लिए किसान और काश्तकार बारिश पर निर्भर रहते थे कि भाई बारिश होगी तब कृषि अच्छी होगी, अर्थव्यवस्था अच्छी होगी, नहीं तो उनकी फसल चौपट हो जाएगी। और नाई, बढ़ई, बुनकर, अन्य कारीगर, इनकी आमदनी पर भी संकट आ जाता था। झुग्गी झोपड़ी में, बस्तियों में लोग रहते थे, कोई भी शिक्षा स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं थी। इतनी बड़ी आबादी को एक तरीके से डील करना और खेती की उपज बढ़ाना, नए उद्योगों का निर्माण करना लोगों को, जिससे कि लोगों को रोजगार मिल सके, तो ये सारी चीज़ें भी बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से चैलेंजिंग थी। ठीक है, अब एकता और विकास की प्रक्रिया, इन दोनों को साथ साथ चलना था। एकता हो गई आपकी और हो गया आपका विकास की प्रक्रिया। विकास की प्रक्रिया, अब जब लोग एक होंगे तभी विकास होगा। ठीक है, अब ऐसे अलग अलग इंडिविजुअल तो विकास नहीं हो सकता ना, जब सारे लोग मिलेंगे एक साथ तभी वो विकास होगा। लोगों के बीच के जितने भी मतभेद थे उनको दूर किया जाना था। कहीं पर जो इतने भी ऊंची जाति के लोग हो गए, नीची जाति के लोग हैं, हिंदू मुसलमान हैं, तो कहीं पर बिना वजह की ही तनाव बना हुआ है। आर्थिक विकास की आबादी के बड़े हिस्से नहीं मिलते थे, भेदभाव बहुत हो जाता था, अमीर हो गया, गरीब हो गया, शहर देहात हो गए, इन सारी चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा फर्क हो सकता था। तो बहुत सारी डिसीजंस इनको बहुत ध्यान से लेने थे। अब नए संविधान की रचना किस तरीके से हुई? अगर दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच की बात हम करते हैं तो तकरीबन 300 भारतीयों ने देश के राजनीतिक भविष्य के बारे में एक लंबा विचार विमर्श किया। मतलब एक संविधान सभा की बैठक करी गई जो कि दिल्ली में आयोजित की गई, लेकिन ये जो जितने भी राजनीतिक पार्टियां थी ये पूरे देश में अलग अलग जगह फैली हुई थी। इस तरीके से भारतीय संविधान के 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ठीक है, अब एक खासियत यह थी कि उसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या हुआ? पहले ये नहीं था, मतलब 21 साल से जो भी बड़ा है उसको प्रांतीय हो गया, राष्ट्रीय हो गया, हर चुनाव में वोट देने का अधिकार है। ठीक है, अब वो अपना नेता चुनने का उसको पूरा अधिकार है। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन इन्होंने ये चीज़ इसमें संविधान में करी गई। पहले क्या था कि जो शिक्षित पुरुष हैं वही मताधिकार कर सकते हैं, मजदूर नहीं कर सकते हैं या महिलाएं नहीं कर सकती हैं, ऐसा नहीं है। हर किसी को, जो भी चाहे गरीब है, चाहे पढ़े लिखे हों, चाहे अनपढ़ हो, चाहे नहीं है, जो भी है, अगर वो आपकी आयु 21 साल से ज़्यादा है तो आपको वोट देने का अधिकार है। ठीक है, ये हो गई इनकी पहली विशेषता। दूसरी इनकी विशेषता आती है कि जितनी भी जातियां हैं, धर्म हो गए, किसी भी तरह की पृष्ठभूमि से संबंधित रखने वाले नागरिक को कानून की नज़र में समान माना जाएगा। चाहे ऊंचा है, चाहे नीचा है, कोई कि जी हम तो राजा महाराजाओं की फैमिली से हैं, ये तो शूद्र हो गए, हम तो ब्राह्मण हैं, चाहे कोई भी सही, जितना भी अगर संविधान है, कानून की दृष्टि में हर कोई बराबर है। ठीक है, अपनी बात के समर्थन में उन्होंने पाकिस्तान का उदाहरण दिया, जिसका गठन एक खास समुदाय मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए किया गया था। परंतु भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का स्पष्ट मत था कि हिंदू पाकिस्तान नहीं बन सकता और ना ही बनना चाहिए। ठीक है, ये उन्होंने कहा था। अब मुसलमानों के अलावा और भी लोग थे, सिख हो गए, ईसाई हो गई, पारसी हो गए, जैन हो गए, अन्य धर्मों के लोग भी हो गए, ये भी सब थे। ठीक है, तो इनमें क्या किया, हर किसी को
समानता का अधिकार दिया गया, हर कोई समान है कानून की नज़र में। अब तीसरी विशेषता क्या थी कि समाज के निर्धन और सबसे वंचित तबकों के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की गई। भारत के सम्मान को कलंकित करने वाली छुआछूत के चलन को खत्म कर दिया गया। लोग छुआछूत करते थे ना कि ऊंची जाति के लोग हैं, मंदिरों में नहीं जाएंगे और स्कूल में नहीं जाएंगे, पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, नौकरी नहीं कर सकते हैं, निचली जाति के लिए अलग तरीके की चीज़ें हैं, दलित हैं, अछूत हैं, हरिजन कहा जाता था। मतलब उन सब के लिए भी एक तरीके से किया गया कि संविधान सभा के सदस्य खांडेकर ने कहा कि हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जातियां जिम्मेदार है। अपने सुविधा संपन्न सहकर्मियों को संबोधित करते हुए इन्होंने कहा था कि इतने सालों तक हमें दबाकर रखा गया है, इस कदर हमारा एक तरीके से इन्होंने दबाया है हमें कि हमारा मस्तिष्क, शरीर, अब तो हृदय भी काम नहीं कर रहा है। ठीक है, अछूतों के साथ साथ आदिवासी हो गए, अनुसूचित जनजातियां हो गई, विधायिका हो गई, इन लोगों को भी आरक्षण दिया जाएगा। ये उस टाइम पे आरक्षण शुरू हुआ था। जो आजकल आप कहते हैं ना कि जनरल हो गया, ओबीसी हो गया, SC ST हो गया, और जो अनुसूचित जातियां हो गई, जनजातियां हो गई, इन सब में जो आरक्षण है ये उस टाइम पे आरक्षण शुरू किया गया था। ठीक है, जैसे कि जमीन हो गए, जंगल हो गए, जो ताकतवर लोग थे वो कब्जा कर लेते थे और जितने भी लोग थे उनको अधिकार नहीं मिलते थे। अब इसमें क्या हो गया, संविधान सभा के सदस्यों ने केंद्र और राज्य सरकारों की शक्ति और अधिकारों के बंटवारे पर भी लंबी चर्चा करी कि कौन कौन से अधिकार राज्य के होने चाहिए और कौन कौन से अधिकार केंद्र के होने चाहिए। अब केंद्र के ही सबसे महत्वपूर्ण होने चाहिए। उनका कहना था कि यदि केंद्र मजबूत होगा तभी तो पूरे देश का उन्नति के लिए सोचने और योजना बनाने में सक्षम होगा। मतलब केंद्र को मजबूत होना ज़्यादा ज़रूरी है राज्यों से, क्योंकि अब अगर पूरे राष्ट्र को चलाना है तो केंद्र को स्ट्रांग होना ज़रूरी है। लोकतंत्र दिल्ली में केंद्रित है और इसलिए बाकी देश में वह इसी भावना और अर्थ में साकार हो रहा है। ठीक है, अब अगर यहाँ करें, मद्रास के एक सदस्य का आग्रह था कि राज्य स्तर पर लोगों की कुशल क्षेम का प्रारंभिक भार प्रांतीय सरकारों के ऊपर ही होना चाहिए। मतलब अलग अलग जितने भी राज्य हो गए, जो प्रांतीय सरकार है वो उसको देखें। अब इस मतभेद को दूर करने के लिए संविधान में विभिन्न विषयों को 3 सूचियों में बांट दिया गया: केंद्रीय सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। केंद्रीय सूची में कराधान, रक्षा और विदेशी मामलों आदि को रखा गया। ये वो विषय थे जो केवल केंद्र सरकार के ही अधीन आते हैं। राज्य सूची में अगर बात करें तो हो गया आपका शिक्षा, स्वास्थ्य, ऐसे विषय लाए गए जिनकी जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों के ऊपर थी। और संवर्ती सूची में वन हो गए, कृषि हो गए, ऐसे विषयों को रखा गया जिनके बारे में केंद्र और राज्य सरकार दोनों को संयुक्त रूप से फैसला ले सकते हैं। ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइड होगी, आपको समझ में आ गया। केंद्रीय हो गया, राज्य हो गया, संवर्ती हो गया। ठीक है, अब संविधान सभा में एक और चीज थी जिसके ऊपर बहुत ज्यादा बहस करी गई, वो थी भाषा। भाषा क्या होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों का मानना था कि अंग्रेजों के साथ अंग्रेजी भाषा को भी विदा कर दिया जाना चाहिए। उनका कहना था कि अंग्रेजी की जगह हिंदी को अपनाया जाना चाहिए। जो लोग हिंदी नहीं बोलते थे उनकी राय अलग थी। उनका मानना था कि भैया इंग्लिश भी होनी चाहिए। मतलब दोनों ही तरीके के लोग थे, जिसके ऊपर बहुत लंबे समय तक भी बहस रही। इस विवाद से बचने के लिए आखिरकार बीच का रास्ता निकाल लिया गया। बीच का रास्ता क्या रहा कि संविधान निर्माताओं के लिए हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया, जबकि अदालत हो गई, सेवा हो गई, विभिन्न राज्यों के बीच जो संचार किया जाएगा, जितनी भी कम्युनिकेशन होगी वो सारी इंग्लिश लैंग्वेज में करी जाएगी। ठीक है, बीच का रास्ता निकल गया। अब इस सारी चीज़ों में बहुत सारे भारतीयों ने योगदान दिया। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान आता है जो संविधान में दिया गया, वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, जो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जिनके नेतृत्व में दस्तावेज को अंतिम रूप दिया गया था। होता ना कि रिटन में एक चीज़ फाइनलाइज करी गई, वो इनके हाथ में करी गई। संविधान सभा के सामने अपनी आखिरी भाषण में अम्बेडकर जी ने कहा कि राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र भी जरूरी है। यदि लोगों को वोट डालने का अधिकार दिया गया है तो इससे अमीर, गरीब या ऊंची और नीची जातियों का फासला अपने आप खत्म हो जाएगा। और उन्होंने ये कहा कि नए संविधान के साथ भारत जो है वो अंतर्विरोधियों की एक नए युग में प्रवेश करने जा रहा है। राजनीति में हमारे पास समानता होगी, सामाजिक व आर्थिक जीवन में हम असमानता की राह पर चलेंगे। राजनीति में हम एक व्यक्ति, एक वोट और एक मूल्य के सिद्धांत का पालन करेंगे। इसके विपरीत अपनी सामाजिक आर्थिक संरचना के फलस्वरूप हम सामाजिक और आर्थिक जीवन में एक व्यक्ति, एक मूल्य के सिद्धांत का निषेध करते रहेंगे। ठीक है, अब राज्यों का गठन किस तरीके से किया जाना चाहिए। अब 1920 के दशक में स्वतंत्रता संघर्ष की जो मुख्य पार्टी थी उसमें थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आश्वासन दिया कि जैसे ही देश आज़ाद हो जाएगा प्रत्येक बड़े भाषाई समूह का अपना एक अलग प्रांत होगा। आज़ादी मिलने के बाद इन्होंने इस काम को पूरा करने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया। ठीक है,
भारत धर्म के आधार पर बढ़ चुका था। ठीक है, महात्मा गांधी जी ये कह रहे थे कि तमाम इच्छाओं प्रयासों के बावजूद यह स्वतंत्र एक राष्ट्र को नहीं बल्कि दो राष्ट्र को मिल रही है। दो राष्ट्र कौन से हो गए? भारत और पाकिस्तान हो गए। हिंदू और मुसलमानों के बीच भीषण दंगे हुए, 10 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए और हमारा देश भाषा के आधार पर इस तरीके के बंटवारे झेल सकता था। मतलब ये चिंता जो थी ये स्वाभाविक थी। अब उस टाइम पे जो प्रधानमंत्री बनी जवाहरलाल नेहरू और जो उप प्रधानमंत्री थे वल्लभ भाई पटेल, दोनों ही भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की नीति के विरोधी थे। मतलब ये नहीं चाहते थे कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए। ठीक है, उपद्रवकारी प्रवृत्तियां सिर उठा रही थी जिन पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्र को शक्तिशाली और एकजुट होना था। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था? पटेल जी ने कहा था कि इस समय भारत की पहली और आखिरी जरूरत यह है कि उसे एक राष्ट्र बनाया जाए। इस टाइम पर लोगों को एकजुट करने की बहुत ज्यादा जरूरत थी, लेकिन लोग क्या कर रहे थे? भाई मैं तो इस भाषा का हूँ, मेरा अलग प्रांत होना चाहिए, मैं इस भाषा का हूँ, मेरे तो अलग प्रांत होना चाहिए, मेरी ये चीज़ है, मेरी ये अलग होनी चाहिए, पहले मेरा कर दो। मतलब वो वाली चीज़ हो रही थी। और ये लोग कह रहे थे कि भाई एक कंप्लीट राष्ट्र होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस टाइम पर यही इम्पॉर्टेंट है। अब उसके रास्ते में जो भी चीज़ रुकावट डाल रही है उसको खारिज कर देना चाहिए। हमने यही कसौटी भाषीय प्रांतियों के सवाल पर भी अपनाई थी और इस कसौटी के हिसाब से हमारी राय में इस मांग को समर्थन नहीं दिया जा सकता। अब जैसे कि कांग्रेस के नेता जो थे अपने वादे से पीछे हट रहे थे, इसमें जगह जगह असंतोष होना शुरू हो गया। जितने भी अलग अलग भाषा के लोग थे वो अपने राज्य का इंतजार कर रहे थे कि कब ये हमारा राज्य होगा। अब जैसे कि लोगों ने उन्हें काले झंडे दिखाए, हमें आंध्र चाहिए। यह आंध्र प्रदेश के लिए सबसे पहला हुआ था। इन्होंने जो गांधीवादी पोटरी श्री रामलू तेलुगु भाषियों के हित में रक्षा करने के लिए गठन का मांग करते इन्होंने क्या करा? भूख हड़ताल कर ली और अनशन पर बैठ गए। अनशन पर बैठने के बाद क्या हुआ? 15 दिन के अनशन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। अब उनकी मृत्यु हो गई तो फिर तो चीज़ें और भी ज़्यादा बिगड़ गई। लोगों तो फिर तो चढ़ गए कि भाई अब तो भाई चाहिए ही चाहिए, चाहे ऐसा नहीं हो सकता। तो 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र के रूप में एक नए राज्य का गठन हुआ जो बाद में आंध्र प्रदेश बना। अब अगर एक राज्य बन गया, एक राज्य आंध्र प्रदेश बन गया, तो बाकी लोगों ने भी फिर ये करना शुरू कर दिया। तो 1960 में बम्बई प्रांत को मराठी, गुजराती भाषी अलग अलग राज्यों में बांट दिया गया। पंजाब का विभाजन हुआ, हरियाणा अलग रूप में मान्यता दी गई। पंजाब में पंजाबी भाषी बोली गई, हरियाणा में हरियाणवी हिंदी बोलने की ही थी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनमें किस तरीके से ये गठन हुआ। ठीक है, ये मैप में ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। अब अगर बात करते हैं विकास की योजनाएं, तो विकास की योजनाएं किस तरीके से बनाई गई? भारत और भारतीयों को गरीब से मुक्त करने के लिए आधुनिक तकनीकी और औद्योगिक आधार निर्मित करना एक भारत का ये बहुत बड़ा लक्ष्य हो गया था। 1950 में सरकार ने आर्थिक विकास के लिए नीतियाँ बनाई, उनको लागू करने के लिए योजना आयोग का गठन किया। इसमें बहुत सारे लोग सीमित मिश्रित अर्थव्यवस्था के रास्ते पर चलेगा ये निर्णय लिया गया। राज्य और निजी क्षेत्र हो गए, दोनों की उत्पादक बढ़ाने और रोजगार पैदा करने में महत्वपूर्ण और परस्पर पूरक भूमिका अदा करेंगे। ठीक है, इस किस क्षेत्र की क्या भूमिका होगी, कौन किस बाजार का यानी निजी उद्योगपतियों के द्वारा लगाए जाएंगे, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस किए गई। 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई। ठीक है, इस योजना में इस्पात हो गए, भारी उद्योग हो गए, विशाल बांध परियोजना हो गए, इन सब पर ज़्यादा जोर दिया गया। भारी अर्थव्यवस्था मतलब इस टाइम पर ये ज़्यादा ध्यान दिया गया कि किस तरीके से जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसको स्ट्रॉन्ग किया जाना चाहिए। कुछ लोगों का कहना था कि जो प्राथमिक शिक्षा है उसकी उपेक्षा हो रही है। कुछ लोगों का मानना था कि आर्थिक नीतियों के कारण पर्यावरण पर पड़ रहे प्रभावों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। गांधी जी की जो अनुयायी थी मीरा बहन ने 1949 में लिखा था कि विज्ञान और मशीनरी के द्वारा मानवता को कुछ समय तक का फायदा हो सकता है, लेकिन आखिरकार उसको तबाही में ही मिलेगी। अब वही है कि नेचर के साथ आप जितना ज़्यादा छेड़छाड़ करेंगे तो वो सारी चीज़ें तो फिर उसको अफेक्ट करेंगी ही करेंगी। अब 60 साल बाद इंडिया की क्या हालत थी, भारत का क्या हुआ था, वो सब यहाँ हम इसमें देख सकते हैं। 15 अगस्त 2007 को हमने स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी 60वीं वर्षगांठ मनाई। इस दौरान हमारा देश में प्रदर्शन कैसा रहा, संविधान में तय किए गए आदर्शों को हम किस हद तक साकार कर पाए, वो यहाँ पर आया है। भारत अभी भी एक लोकतांत्रिक राह पर ही चल रहा है, यह गर्व करने के लायक उपलब्धि है। और विदेशों का मानना था कि भारत एक देश के रूप में ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा। उन्हें ये लगता था कि जितने भी यहाँ पर अलग अलग भाषा के समूह हो गए, ये सब अलग अलग अपनी मांग करेंगे और वो फिर से टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा, ऐसा उनको लगता था। लेकिन ऐसा नहीं है। आज़ादी से अब तक 13 आम चुनाव हो चुके हैं, राज्य स्थानीय निकायों के साथ सैकड़ों चुनाव हो चुके हैं। हमारे यहाँ पर स्वतंत्र प्रेस है और एक स्वतंत्र न्यायपालिका भी है। और यहाँ के लोगों में भाषा की विविधता तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ एक एकता भी है जो कि इसके लिए रुकावट नहीं बन रही है। दूसरी ओर अगर हम बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा मतभेद भी हुए हैं।
संवैधानिक गारंटियों के बावजूद अछूत समुदाय हो गया जिन्हें दलित कहा जाता है। हिंसा के भेदभाव जुड़े रहे और ग्रामीण भारत में बहुत सारे भागों में अभी भी जल स्रोत, मंदिर, मैदान, अन्य सार्वजनिक इस्तेमालों का चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। अमीर गरीब का जो फासला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आलीशान घरों में रहते हैं कुछ लोग, तो कुछ लोग महंगे रेस्टोरेंट में खाते हैं, लेकिन कुछ लोग इतने ज़्यादा गरीब हैं और गरीब होते जा रहे हैं कि झुग्गी बस्तियों में रहते हैं, लोगों को स्कूल भी नहीं भेजते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारा संविधान है वो सबको बराबर मानता है। असली ज़िंदगी में भारतीय औरों के मुकाबले ज़्यादा बराबर है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें आपकी स्वतंत्रता की हो जाती हैं। तो ये जो आपका आफ्टर इंडिपेंडेंस वाला चैप्टर था ये भी आपका यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। आपकी हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप हिस्ट्री का इतना पोर्शन भी कंप्लीट कर लेते हैं तो हिस्ट्री में आप अपने मतलब फुल मार्क्स आप ला सकते हैं हिस्ट्री में, अगर आपने इतना सब कुछ बहुत अच्छे से कर लिया है। ठीक है, अब हिस्ट्री की एक PYQ की एक वीडियो में लेकर आऊँगी जिसमें सारे PYQs होंगे आपकी हिस्ट्री कंप्लीट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा, बस खुद की तैयारी पर भरोसा रखिए। चलिए, थैंक यू सो मच।